मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का जो पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब जो अभी तक आप लोग सो रहे थे, जाग रहे थे, क्या कर रहे थे उससे मतलब नहीं। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, तब भी आज से अगर यहाँ पर लग जाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो मैं कहता हूँ 95% से कम, अगर मैं जितना पढ़ाऊँ अगर उतना कर जाओगे 95%, मैं 95% की गारंटी देता हूँ। 95 नंबर, 95% तक आप स्कोर कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुविकल्पी और जो अति लघुत्तरी प्रश्न, जो मुझे लगता है दीर्घोत्तरी तो कठिन नहीं होता है, अति लघुत्तरी तो कठिन, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन ये प्रश्न होते हैं, क्योंकि अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप सटीक दोगे तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में थोड़ी सी भी चूक किए तब नंबर गया होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ही रहता, बेचारा एग्जामिनर उसमें कर भी क्या सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन है, अब उसमें तुम गलत लिख दिए, थोड़ी सी भी मिस्टेक किए, कुछ भी किए तो नंबर तो खत्म। 1 नंबर में कितना दे, बहुत करेगा दया आएगी, आधा नंबर देगा। इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं सबसे कठिन क्वेश्चन यही होते, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी। जिसको आ गया समझ लो वो हर एक प्रकार का क्वेश्चन हल कर सकता है। और हल करने मतलब डिप्रेशन परिस्थिति, मतलब इतने गंभीर मत बना के बैठना कि प्रश्न नॉर्मली दिमाग से जैसे रहते हो उस तरीके से रह कर नॉर्मल मेरे साथ लगो, मैं कहता हूँ 100% सिखा दूंगा, सब यही क्लास में याद हो जाए। हम केवल एकदम कॉन्संट्रेट होकर के इधर आ जाओ बस। तो प्रश्न शुरू करते हैं, लेकिन एकदम कॉन्संट्रेट होकर के पेन कापी ले करके अच्छी तरीके से बैठ करके। तब आज आप लोगों को मैं बहुत सारा थैंक्स करता हूँ, क्योंकि आज मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से आप लोग और भी आगे बढ़ाते रहिए। चलते हैं वीडियो पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के। बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी 1 से पार्ट से लेकर 6 पार्ट तक जितने भी पूछे जाने वाले सारे के सारे बहुविकल्पी हैं। देखते हैं वो अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न जो हमारा है, पहले प्रश्न का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं, मतलब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुविकल्पी प्रश्न था, इसमें ऑप्शन थे, हम ऑप्शन काट दिए। तो हमसे प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, पेपर में बन सकता है। मान लो दे दिया ऑप्शन में वोल्ट प्रति मीटर, या दे दिया दूसरा ऑप्शन में दे दिया न्यूटन प्रति कूलम, तीसरा दे दिया वोल्ट मीटर, या चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से या दे कौन सा नहीं, या कुछ और दे दे। न्यूटन है कि यहाँ से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति कूलम, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। अब पूछ लेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, लेकिन हम जानते हैं जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, E बराबर जो होता है हमारा सूत्र है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यफ अपान क्यू नॉट होता है। यफ का मात्रक न्यूटन हुआ, क्यू आवेश कूलम, तो पहला इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो गई होगा। तो उसके बाद जब हम विभव प्रवणता में जाते हैं तो वहां पर वोल्ट प्रति मीटर निकल के आता है। विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन की दर के अनुपात को विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। वहां से ये दूसरा वाला वोल्ट प्रति मीटर में निकल के आ जा सकता है। ए भी है, लेकिन वोल्ट मीटर, अगर वोल्ट प्रति मीटर हो गया, क्या वोल्ट मीटर हो सकता है मात्रक? चांस ही नहीं एक वोल्ट मीटर हो। अगर वोल्ट प्रति मीटर मात्रक इसका सही है तो वोल्ट मीटर नहीं होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही हो जाएगा। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है तो सीधे सीधे बता दें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, हमें याद करना है। कूलम जूल न्यूटन प्रति कूलम होता है, ये भी याद करना है। वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलम
और इसके साथ साथ अगर न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका मात्रक ए भी हो सकता है। ये तीनों मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के होते हैं। अगर इसके अलावा और कुछ दिखता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं। ये तीनों मात्रक हो सकते हैं। फिर हमसे दूसरा प्रश्न कहा है, 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे गए, उन पर लगने वाले हमें बलों का अनुपात ज्ञात करना है। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो, जो आवेश है वो हमें दिया गया है। बल बराबर हम जानते हैं कूलाम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 अपान r²। दो आवेश हैं, दोनों के कारण लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। एक बार F1 के कारण निकाल सकते हैं, जैसे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, फिर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। यहाँ से Q1 बराबर जो हमें दिया गया 1 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर, प्रश्न को हल करने का सही तरीका एकदम सिंपल सा साधारण सा तरीका, जो प्रश्न दिया हो पहले उसको लिख लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो दो आवेश दिए गए, एक Q1 एक Q2, Q1 1 कूलाम माइक्रोकूलाम, Q2 4 माइक्रोकूलाम, और इनके बीच की दूरी कुछ है, मतलब आ रही है, दूरी नहीं दी है तो बात नहीं, आ रहा है, जितना दूरी इनके उनके बीच वही होगा, दोनों के बीच दूरियां फिक्स होंगी। एक बार Q1 का कारण जो लगे बल, Q1 के कारण Q2 पर मतलब 1 F1 2, तो इसका आवेश जो वही रहेगा K, Q1 वही 1 गुणे 4 बटे दूरी तो वही है r²। ऐसे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इसका उल्टा, तो ये F21 हो जाएगा, F21। इसमें लेकिन के तो वही रहेगा, के एक फिक्स राशि होती है, बदलेगा नहीं। Q1 पहले ही, Q2 पहले आ जाएगा, 4 गुणे 1 हो जाएगा उल्टा, उसके बाद r² है r²। अब इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा, इनका अनुपात कितना होगा। अनुपात का मतलब बटे होता है, ढकेल दो, रखोगे यहाँ पर 1 F2 बटे F21, इसका भी बटे कर दो, के 4 बटे r² बटे के 4 बटे r²। अगर दोनों सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम दिख रहे हैं, तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 F12 बटा F21 बराबर 1/1, अर्थात 1:1 का अनुपात आए। ये सिंपल सा प्रश्न है। अगर कभी भी आवेश दो दे करके बीच की दूरी सेम कर दे, अगर उन पर लगने वाले बलों का अनुपात हमसे पूछे, तो अनुपात मैं तो कहूँगा बिना सोचे समझे यही मार देना कि 1:1 होगा उसका। या हल करने का तरीका सिंपल सा है, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगला जो हमारा प्रश्न कहा है वो कुछ अलग तरीके से, अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है वैद्युतशीलता का मात्रक, गजब मस्त पूछा, वैद्युतशीलता का मात्रक है, वैद्युतशीलता का मात्रक है, हमसे वैद्युतशीलता का मात्रक पूछा। जो हमारी वैद्युतशीलता होती है हमें पता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी एप्सिलॉन नॉट को हम वैद्युतशीलता कहते हैं, या निर्वात की वैद्युतशीलता भी इसी को कह सकते हैं। तो वैद्युतशीलता इसी का मात्रक हमसे पूछ रहा है, इसका मात्रक क्या होगा। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब ये तो इस पूरे का मान होता है, हमें मान से मतलब नहीं है, सब आंगिक मान है, इससे मतलब नहीं है।
ये आंगिक मान है, इससे मतलब नहीं, हम केवल मात्रक चाहिए, हमें मात्रक से मतलब मात्रक हमें चाहिए क्या हो, तो मात्रक में चलते हैं साइलेंट नाट, इसको ले लो, इसी को मात्रक चाहिए हमें। उसके बाद जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बटे है कूलाम स्क्वायर, ये तो अभी 1/ε0 का मात्रक आया, लेकिन हम 1/ε0 इसको लेके क्या करेंगे, बाय चाहिए हमें ε0, इसको ऊपर भेजो, इसको नीचे, व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करने पर इसको इधर, इसको इधर, तो ये ε0 ऊपर जाएगा, कूलाम भी ऊपर, ये आ जाएगा नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ε0 का मात्रक हो सकता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब तुमसे कोई पूछे निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसका मात्रक क्या होता है, तो विदा सोचे समझे नहीं, धड़क वैसे बोल देना, सोते समय भी बोल देना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और सिंपल तरीके से इसको निकाल भी सकते हो, कैसे निकाला गया है, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो, ε0 का जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस तरीके से, ये देखो इसमें कहा है एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ होगा। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मतलब ये दो तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी कभी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो गमन पथ होता है परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। और यही जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश ना करके चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका जो गमन पथ होता है वो गोलाकार होता है। वो कैसा होता है, गोलाकार। जब इसमें प्रवेश करेगा तो परवलयाकार, कुछ इस तरीके से, लेकिन जब उसमें प्रवेश करेगा तो पूरा पूरा गोला बन जाता है, सिंपल सा परवलयाकार होता है। किस आकार का, परवलयाकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है एकदम जम करके डट करके, मैं कहूँगा डट करके पढ़ो, पेपर केवल 2 महीने की पढ़ाई रंग ला सकती, केवल जितना दिन पेपर, मुझे नहीं लगता 2 महीने भी बचे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने कुछ दिन है, 7 मार्च तक आप लोगों को लगे रहना, उसके बाद फिर कुछ भी करो कोई नहीं देखेगा, रिजल्ट आपको बताएगा, कुछ भी कहीं पर भी घूमते रहो आप, उससे मतलब नहीं, लेकिन आप अच्छा अगर रिजल्ट स्कोर कर लेते हो तो सब कहेंगे तो मैं पहले से ही जानता था ये अच्छा है। इसीलिए एक बार अभी तो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर लो, अच्छा रिजल्ट बना लो, उसके बाद सब याद करेंगे तुम। अगला जो है 5वां प्रश्न, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। इच्छा हमसे कूलाम का नियम वही पूछ लिया। ये प्रश्न जो है हमसे कहा है, हमको पता है जो बल होता है, बल प्रोपोर्शनल हमें पता है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम यही कहता है किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी के वर्ग मतलब r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल किस प्रकार दूरी पर निर्भर करता है, यह प्रोपोर्शनल 1/r² के होता है। कोई भी पूछे बल वैद्युत क्षेत्र में किस प्रकार निर्भर करता है तो विधा सोचे समझे 1/r², इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से निर्भर करता है। अगला जो है हमारा प्रश्न, वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र लिखिए। अभी तक तो केवल मात्रक ही पूछा था, अब कह दिया बीमी सूत्र भी ढकेल दो। यहाँ से बीमी सूत्र का मतलब होता है, पहले मात्रक तो पता होना चाहिए। अभी निकाले हम वैद्युतशीलता अर्थात अब साइलेंट नाट की जो बीमा थी वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर
थी, अभी अभी हम निकाले थे। अब इसका बीमी सूत्र निकालने के लिए केवल 4 चीजों की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा गहराई से जाऊंगा, ध्यान से देखना, कभी नहीं बोलोगे किसी की भी बीमा पूछे ऑटोमेटिक निकाल लोगे तुम। यहां से कूलाम, पहले नंबर 4 चीजों की जो आवश्यकता होती है वो होता है, एक द्रव्यमान रहता है, द्रव्यमान मतलब यम, मास होता है इसकी बीमा। उसके बाद दूसरा हमारा जो होता है वो होता है लंबाई की बीमा जो होती है यल, लेंथ। उसके बाद हमारा एक होता है समय की बीमा टी। एक इसी में छिपा रहता है विद्युत धारा। अगर ये 4 राशियां आपको पता है तो आप ऑटोमेटिक, अगर इन चारों के बारे में आपको अगर पता है तो आप ऑटोमेटिक किसी का भी बीमी सूत्र ज्ञात कर सकते हो। इन्हीं चारों से मिल करके आगे की सारी बीमाएं निकल के आती हैं, चाहे जिसकी बीमा। अब यहां से देखो कूलाम, हमें कूलाम की बीमा मिल जाए और न्यूटन की बीमा मिल जाए। मीटर मतलब ये तो पता ही है, मीटर मतलब लंबाई, लेंथ वो तो मिला ही है। अब कूलाम, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर आवेश की बात की जाए तो Q बराबर होता है I इंटू टी। I मतलब विद्युत धारा, T मतलब समय। Q मतलब कूलाम होगा इसका, I मतलब विद्युत धारा की। और बीमा को सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर, और कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, याद रखो। अब यहां से I धारा की बीमा A, T समय की बीमा कैपिटल T, तो कूलाम की बीमा निकल के चली आएगी T। अब बचा न्यूटन जो भैया हमें सबको पता है वो बल का मात्रक होता है। बल का अगर नॉर्मली मात्रक की बात की जाए तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का जो होता है किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, प्रति मतलब बटे सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, मास, यल, मीटर मतलब यल, सेकंड स्क्वायर समय, टी स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाओ, प्लस घात है ऊपर जाएगा माइनस घात, ये हो जाएगा यम यल, टी पावर जो 2 है वही टी पावर -2, तो न्यूटन की बीमा निकल के चली आई यम यल टी पावर -2। अब बचा मीटर स्क्वायर हम डायरेक्ट ही जानते हैं यल होता है तो रख देंगे यहीं पे। अब साइलेंट नाट की बीमा उठा लो। अब साइलेंट नाट की जो बीमा होगी, कूलाम की बीमा 80 है, 80 रखो, 80 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, प्रति है बटे कर दो। न्यूटन की बीमा अभी पाए हैं यम यल टी पावर -2। उसके बाद जो हमारा मीटर है, मीटर मतलब यल, लंबाई लेंथ, यल की बीमा, मीटर की बीमा यल, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो हल करो इसको, ए टी घात इसके भी साथ जाएगी, ए स्क्वायर, टी भी घात 2 हो जाएगा, और इधर नीचे ए यम तो वैसे रहेगा, यम यल देखो 2 घात 2 1 के 2 2 1 3, इसकी भी एक घात है 2 1 3, एक घात सेम टू सेम है, आधार जुड़ जाएंगी 3, और टी पावर -2 है तो -2 हो जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर जाएंगी, जो माइनस है सो प्लस हो जाएगी, और जो प्लस है सो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ से अब साइलेंट नाट बराबर हो जाएगा a पावर 2 t पावर 2 m पावर -1 l पावर -3 t पावर जो -2 है वही +2 में बदल जाएगा। अब जो बीमा लिखी जाती है उसको, उसमें m को पहले अर्थात m पावर -1, उसके बाद l को l पावर -3, अब t मिल रहा है 2 2 4, t पावर 4, और a है तो a को a स्क्वायर है तो a स्क्वायर। यही होती है हमारी अब साइलेंट नाट की बीमा, यही अब साइलेंट नाट का बीमी सूत्र होता है। जो अब साइलेंट नाट है उसका बीमी सूत्र m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 a पावर
2 होता है। प्रश्न नंबर 7, 7वें प्रश्न में कहा हमें कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का सूत्र लिखिए। अब कूलाम का नियम तो हमें पता ही है, किन्हीं दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल, मतलब दो आवेश Q1 Q2, मान लो एक कोई बिंदु आवेश है, एक Q1 एक Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो हमें पता है जो कूलाम का नियम होता है, किन्हीं दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल यफा, ये जो यफ होता है बल यफ, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब डायरेक्ट बराबर होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता r स्क्वायर के होता है। एक दूरी का, और अब जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो कुछ अनुक्रमानुपाती नियतांक k आता है, k या इसी को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे जो लिख दो। इसी को हम लिख सकते हैं f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर यही होता ही है, या 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब हमसे इसका सदिश स्वरूप, ये सदिश राशि है, बल सभी जानते हैं बल सदिश राशि है, इसका सदिश स्वरूप लिखने के लिए बोल रहा है। सदिश स्वरूप मतलब वेक्टर रूप। तो यहां से यफ पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, F1 2 पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, ये तो बदलेगा नहीं, ये अचर राशि है, क्यों ही रहेगा। आवेश अदिश राशि है, इस पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा Q1 Q2, लेकिन दूरी इसके सापेक्ष, मतलब इधर से दूरी मापी जाएगी, जो हमारी दूरी होगी 2r1। अगर यहाँ पे F1 2 लियो तो दूरी को हमेशा इसके उल्टा 2 1 लो, और यहाँ पे जो दूरी है उसी का कैप लगा के लिखोगे 2r1 का कैप, इस तरीके से ये F1 के कारण हो गया। इसी तरीके से Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, अर्थात 2F1 के कारण लगने वाला बल, तो उसमें हो जाएगा K Q1 Q2 अपान जो दूरी, तुरंत बदलो इसको, पहले इसको बाद में, R21 और यही R2 R12 का कुछ इस तरीके से। यही है हमारे कूलम भैया के नियम का सदिश स्वरूप, जो कूलाम थे उनके नियम का यही सदिश स्वरूप है। पेपर बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से एकदम बारीकी से एक एक बात को गहराई से समझते हुए जाइए। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई प्रश्न छूट जाएगा, एकदम अच्छी तरीके से समझ कर कीजिए, धीरे धीरे ना, एक बार दोबारा देख कर कीजिए, लेकिन सीख 95+ मार्क्स मिलेंगे अगर पूरा प्रश्न जब तक मैं रहा लगे रहे आप, तो मैं गारंटी लेता हूँ 90+5 के प्लस जाएंगे आप। लेकिन जितना मैं पढ़ाऊँ उतना रोज स्कोर करते जाओ, 1 महीने में रिजल्ट बना लोगे आप, एकदम अच्छी तरीके से रिजल्ट बन सकता है। वो कहते नहीं रख हौसला ये मंजर भी बदलेगा, वैसे तुम लोग भी इतनी देर लापरवाही की है, लेकिन फिर भी हौसला रखे रहो, मेरे साथ लगे रहो, मैं मंजर बदल के दिखाऊंगा, तुम लोगों का भी मंजर बदल ही जाएगा। ऐसे सिर ऊपर करके चलोगे जब अच्छा रिजल्ट बन जाएगा, नहीं तो वैसे जैसे कोई कुत्ता उत्ता खेदे ना भागते, वैसे आदमी के खेदने पर भागोगे, ऐसा ना होने पाए। लग जाओ, पढ़ लो 1 महीना, रिजल्ट बना लो, फिर उसके बाद भागो कूदो उछलो कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आज गड़बड़ कर दिए तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, अरे जबरदस्ती बुला बुला के पूछेंगे तुम्हारा कितना बना, कैसे हुआ, भैया तुम पढ़ रहे थे कितना % बना तुम्हारा, तुम 12वीं में थे ना इस बार, ऐसे कर करके लोग पूछेंगे। तो ऐसा करने का मौका ना दो, लग जाओ यहाँ पर, अच्छा स्कोर कर जाओ। अगला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है 8वां क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख देते हैं। तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हेडिंग बना लो पहले अच्छी तरीके से, कैसे कॉपी लिखनी है। अगर मेरे साथ लगे रहे तो मैं ऐसा टानिक दूंगा तुम लोगों को, बोर्ड पेपर में 100% पास ही हो जाओगे तुम लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमें लिखनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान से सुनो, होती यह है किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ई बराबर किसी भी परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश मतलब क्यू नॉट पर लगने वाला बल, बल मतलब ये बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। अर्थात ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई एक सदिश राशि है, अर्थात ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। मान लो अगर इतना कुछ तुमको नहीं याद होगा, लंबा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, सिंपल सा सूत्र याद कर लो, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। कुछ नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम सिंपल सी। सूत्र को देखें, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, जो बल होता है, बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये देख रहे हो, बल तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट, इन दोनों के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सा, एक नंबर तुम्हारा, इतना सिंपल सा है, इस तरीके से लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है हमारा, वो कह रहा है चित्र में वैद्युत बल रेखाओं की दिशा का निर्धारण कीजिए। ये बना हुआ है चित्र, एक देख रहे होंगे, इसे एक बेलन रहा इस तरीके से, ऐसे इस पर प्लस 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 जगह प्लस हो गया, तुम लोग भी प्लस में रहना। प्लस प्लस एक समान रूप से आवेशों का वितरण किया गया है। अब इसमें कहा है वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी होगी, हमें दिशा का निर्धारण करना है। तो हमें पता है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, बल रेखाएं सदैव धन से ऋण की ओर चलती हैं। अगर ना पता हो तो नॉर्मली पता ही होगा, हमेशा आकर्षण विपरीत में होता है। अगर कोई प्लस है तो माइनस ही को खोजेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति कोई आदमी है तो क्या वो आदमी के पास जाना चाहेगा? नहीं जाएगा, वो हमेशा फीमेल कैंडिडेट को खोजेगा। अगर मेल है तो फीमेल, मतलब आकर्षण ही होता है उसी तरीके से। तो सेम कंडीशन ये भी है, अगर ये प्लस प्लस है, ये प्लस आवेश एक समान रूप से इसमें वितरित है तो माइनस की तरफ इनकी गति होगी। क्या प्लस से प्लस की तरफ आएगा? क्या तुम अपने आप को ही खोजोगे? मेल जो होता है मेल को ही नहीं खोजता है, तो उसी तरीके से ये भी है, ये प्लस आवेश प्लस की तरफ ही नहीं जाएगा। प्लस हमेशा अपने से विपरीत, प्लस है माइनस की तरफ जाएगा। तो इनकी दिशाएं जो होंगी ऐसे कुछ विपरीत होंगी, कुछ इस तरीके से। प्लस इधर जाएगा, ये इधर बाहर माइनस की तरफ, ऐसे इनकी गति हो जाएगी। मतलब प्लस की तरफ ये नहीं जाएंगे, ऐसे चारों तरफ बढ़ते जाएंगे। अर्थात इनकी जो गति होगी माइनस दिशा की तरफ होगी, ये माइनस की तरफ जाएंगे। ये प्लस है, इनकी गति माइनस की तरफ होगी। ऐसे जिस तरफ माइनस आवेश होगा ये उसी तरफ जाते चले जाएंगे, मतलब इनकी गति माइनस की तरफ होगी। ये प्लस की तरफ गति नहीं करेंगे, इनकी गति माइनस की ओर होगी। अगर प्लस है तो माइनस की ओर जाहिर सी बात है जाएगी, तुम लोग भी जाते होगे। जो माइनस होता होगा वो प्लस की ओर भागता होगा, जो प्लस होता होगा वो
माइनस की ओर भागता होगा। उसी तरीके से है प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न। सिंपल सा प्रश्न था, इसमें वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बतानी थी हमें, हम बता दिए। चलते हैं अगला प्रश्न। हमारा जो 10वां प्रश्न है, कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछ लिया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ये किस पक्षी का नाम है, ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में अब हमसे पूछ लिया। तो मैं जो जानता हूं या जो होता है, जो कहा गया, जो लिखा गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प, थोड़ी सी नन्ही सी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनमें से किसी एक आवेश, इनमें से किसी एक आवेश तथा इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, इनकी बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, P से। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक पोटेंशियल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो आगे मैं बताऊंगा, मिलेगा भी, चिंता मत करो। इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर मतलब इन्हीं एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले लो, दो आवेश रहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इन दोनों में से किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले लो, मैं एक आवेश ले लिया Q, किसी एक आवेश तथा इन पर इनकी जो अल्प दूरी है, अल्प दूरी मान लो 2L, इनके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात P बराबर 2QL। मान लो एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी 2L है, अल्प दूरी 2L, यहाँ पे Q प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, दो प्रकार के आवेश स्थित हैं। तीनों में से चाहे जो एक आवेश, चाहे Q है, प्लस माइनस से में मतलब नहीं, क्योंकि अदिश राशि है, मतलब इससे हमें इसमें प्लस माइनस से कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ चाहे प्लस लो, चाहे माइनस लो, चाहे जो लो, मतलब केवल हमें आवेश, इनमें से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की जो अल्प दूरी है 2L इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे एक मिडिल, इसका मिडिल पॉइंट वो होता है ओरिजिन बिंदु, इसमें इसकी दूरी L होती है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक L होती है, तो L मिलाओगे 2L। इनमें से दोनों के बीच की दूरी जो होती है उनका और जो आवेश होता है उसके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात P बराबर Q इंटू L, P बराबर 2QL, याद करो सिंपल सा, P बराबर 2QL, आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल से एकदम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखते हैं अगला भी क्या कह रहा है, सिंपल सा भी होगा, मुझे नहीं लगता बहुत कठिन प्रश्न होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। अगर दीर्घ उत्तरी में ये प्रश्न होता तो मैं डेरिवेशन करके दिखाता किस तरीके से है, बहुत भयंकर तरीके से लेकिन बच्चे जैसा प्रश्न, एक नंबर में प्रश्न है तो एक नंबर में डेरिवेशन करना ठीक नहीं है। अब एक नंबर के लिए है तो एक नंबर में केवल हम सूत्र को लिख सकते हैं। यहाँ से कहा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। निरक्षीय स्थिति मतलब अक्ष नहीं बना हुआ है,
निरक्षीय स्थिति है। अक्षी की स्थिति कहा होता तो ठीक था, हमसे कह रहा निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मतलब मान लो कोई वैद्युत ध्रुव हो गया, ए वैद्युत ध्रुव, अक्ष मतलब इधर, निरक्षीय स्थिति मान लो एक बिंदु ओ है, ए और बी वैद्युत ध्रुव हो गए, इसका मध्य बिंदु ओ, यहाँ पर यल, ए भी यल, अब यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, या माइनस इस तरफ होता तो माइनस क्यू प्लस क्यू, ई मध्य बिंदु से पी, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और इधर इसको मिला दो, इधर इसको मिला दो, ये समकोण त्रिभुज बनने लगेगा। कि रूट में वही यल स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इधर भी सेम टू सेम आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। इसी से हम इसका डेरिवेशन करके प्राप्त कर लेते, लेकिन इसका हम डेरिवेशन से क्या मतलब, हम आप जाने नहीं, केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सिंपल सा सूत्र होता है, मैं सिंपल सा सूत्र लिख दे रहा हूँ, बात खत्म हो जाएगी। हम जानते हैं निरक्षीय स्थिति में ई बराबर जो होता है हमारा के पी अपान आर क्यूब होता है, के पी अपान आर क्यूब, के मतलब वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पी मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, आर क्यूब मतलब दूरी का घन, दूरी जो रहेगी हमारी उनके बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक उसी का क्यूब करके लिखना रहता है। या और जो अक्षीय स्थिति में हमारा होता है वह होता है ई बराबर के 2p अपान आर क्यूब, इतना नहीं अंतर होता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 2 नहीं रहता। याद कर लो सूत्र ई बराबर के पी अपान आर क्यूब, एक नंबर में बार बार सूत्र पूछा जाता है, इसलिए इस सूत्र को याद कर लो और एकदम जम करके परिश्रम के साथ पढ़ते रहो, थक करके ना बैठो। इस समय अगर थकान लगे किसी भी प्रकार, एक जुनून सा बना लो, मुझे पढ़ के ये करना ही करना, मुझे बोर्ड में टॉप करना, मुझे 90%, मुझे गांव वालों को या मोहल्ले वालों को, बगल वालों को दिखा देना कि मैं किस तरीके का हूँ, इस तरीके से पढ़ना है, एकदम हाई क्वालिटी। मतलब इतने दिन उनको लगा तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब लग जाओ और रिजल्ट बना के दिखा दो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12वां है। अब 12वां प्रश्न है हमारा, 12वें प्रश्न में कहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स, पहले तो वैद्युत फ्लक्स जानो होता क्या है, फिर मात्रक के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैद्युत फ्लक्स जो हमारा होता है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी गौसियन या काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या थ्योरेटिकल भाषा में कहा जाए तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल a और उसमें उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई E बराबर a इंटू ई। तो ए जो ई होता है, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मात्रक, यहाँ पे बहुत विशेष नहीं देखना है, हमें मात्रक की चर्चा करनी है तो मात्रक पे हम जाते हैं। मात्रक ई का मात्रक जो होता है, ई मतलब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, प्रति मतलब बटे कूलाम। उसके बाद इसका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। या दूसरा मात्रक इसका हो सकता है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और पता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। उसके बाद क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, इसका दूसरा मात्रक हो सकता है वोल्ट मीटर, दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर, इसका दूसरा मात्रक हो सकता है वोल्ट मीटर। पहला मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर, यही ऑप्शन में आएगा या अति लघु उत्तरीय में रहेगा, तुमको यही लिखना होगा। एक भी लिख दोगे तब नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यल भुजा के एक घन के केंद्र पर आवेश प्लस क्यू रखा गया है, घन के तल से निर्गत फ्लक्स होगा, घन के फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। अब गॉसियन पृष्ठ, गॉस का नियम पता ही होगा, गॉस का नियम कहता है
पृष्ठ से परिबद्ध आवेश या किसी भी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश उसमें उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स के 1/ε0 गुना होता है। मतलब किसी भी गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित परिबद्ध आवेश उसमें उपस्थित वैद्युत फ्लक्स के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात φE बराबर Q/ε0, φE बराबर Q/ε0, φE बराबर Q/ε0 होता है। उसके बाद यहाँ से Q, अब घन है तो घन में पूरी 6 सतहें होती हैं। कह रहा है घन में 6 सतहें, तो पूरे 6 के लिए है, पूरा इतना ही उसमें फ्लक्स ही होगा, इतना ही वैद्युत फ्लक्स हो गई होगा। लेकिन 6 फ्लक्स के लिए कह रहा है, 6 सतह के लिए इतना है। लेकिन कह रहा है एक सतह के लिए, एक सतह के लिए 6 है तो ये पूरा 6 सतह के लिए, 6 सतह के लिए है। अगर एक सतह के लिए निकालोगे, घन में 6 सतहें होती हैं, ऐसे बनता है डिब्बा, ये कुछ इस तरीके से ऐसे मिला दो, इसको मिला जुला के मना चुना के एकदम अच्छे से रखो। एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, एक सामने की फिर एक पीछे की, पूरे 6 सतहें होती हैं। या डस्टर में ऐसे हो सकती है, डस्टर में देख सकते हैं 6 सतहें, ये ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर नीचे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, पूरी 6 सतहें होती हैं। वैसे घन में अब 6 सतहों से जाने वाला जो चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स था वो φE बराबर Q/ε0 था। एक सतह से लोगे गुणा इधर जाएगा भाग, तो Q/6/ε0 हो जाएगा। एक सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q/6/ε0 होगा। अगला हमारा प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14 पर। जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में कह रहा है 2 समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। ओह, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया। इसमें पूछा है 2 समांतर प्लेट हैं। एक समांतर प्लेट ये मान लो ए हो गई, दूसरी समांतर इसी की प्लेट है बी। इस पर आवेश मतलब वही जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस पर कितनी होगी। इन दोनों प्लेटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक लिखना है, केवल सूत्र लिखना है, ना कि डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन भी करना होता तो सिंपल सा था, लेकिन हम सूत्र लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूत्र याद कर लो, 1 नंबर का प्रश्न ही है। तो हम जानते हैं जो इसका सूत्र होता है वो होता है E बराबर होता है Q/ε0। E बराबर Q/ε0। ये होता कहाँ से है? एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है जब एक समान रूप से उधर बिंदु आवेश के कारण जब वहां पे लिखते हो तो जिससे जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं तो उसी में मिलती है σ/2ε0, σ/2ε0 वहां पर मिलती है। जब वहां से सिग्मा का मान रखा जाता है, सिग्मा बराबर रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर Q/A होता है। सिग्मा का स्थान Q/A आता है। एक प्लेट के लिए था T1 E2 बन के इसे जुड़ता है तो 2 से 2 घट जाता है, Q/A0 बच जाता है। यही होता है हमारे प्लेटों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर Q/A0। चलते हैं अगले पन्ने पर, अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न कहाँ है। प्रश्न नंबर 15, गॉस की प्रमेय क्या है? आ गया गॉस की प्रमेय, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉस की प्रमेय, चलो जो गॉस थे लोग तो हमें फंसा के चले गए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है इसके बारे में अब हमें बताना है। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय, गॉस की या गॉस ऐसे भी लिखा रहता है, तो लगा के आगा था। गॉस की प्रमेय,
गॉस ने बताया था किसी भी काल्पनिक, मतलब वो इसी सपने की दुनिया में रहता था, कल्पना कर लिया था, कहा था किसी भी काल्पनिक या गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश मतलब जुड़ा हुआ आवेश, जुड़ा हुआ आवेश उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत फ्लक्स का 1/ε0 गुना होता है, का 1/ε0 गुना होता है। जो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, फाई ई, और उससे परिबद्ध आवेश मतलब Q का 1/1 मतलब Q से गुणा Q1 के Q ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय थी, फाई बराबर Q/ε0। यही थी गॉस की प्रमेय, फाई बराबर Q/ε0। किसी भी गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश उसमें उपस्थित वैद्युत फ्लक्स का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय थी। या आवेश और वैद्युतशीलता के अनुपात को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, गॉस के नियम के अनुसार। ऐसे भी लिख सकते हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए। वैद्युत द्विध्रुव में रहता है एक प्लस एक माइनस, वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश रखे गए हैं। उसके बाद बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछ रहा है, कुल तो फाई हमसे पूछ रहा है, फाई बराबर कितना होगा, फाई बराबर Q/ε0। n रखे गए मतलब अनंत, एक बार प्लस के कारण निकालोगे एक बार माइनस के कारण, तो प्लस आवेश के कारण जब निकालोगे तो फाई ई बराबर Q/ε0 ही होगा। माइनस आवेश के कारण जब निकालोगे तो फाई ई बराबर माइनस Q/ε0। जब यहाँ पर उठा के रखोगे तो फाई, यहाँ से फाई ई बराबर आ जाएगा। जब दोनों की तुलना करोगे तो Q/ε0 एक प्लस का एक माइनस का Q/ε0 कट के दोनों जीरो। जब पूरा परिणामी निकालोगे तो जीरो आ जाएगा। निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जीरो। काल्पनिक मतलब जब इस तरह का n कह दे और द्विध्रुव का नाम ले ले, जब भी दो ध्रुव हमसे कह दे, दो ध्रुव का मतलब ही होता है जीरो। अगर पूछ रहा है वैद्युत फ्लक्स तुरंत जीरो, बिना सोचे आखिर मून के बता दो, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। जीरो, जीरो कहो चाहे हीरो कह दो, हीरो तो तुम लोग बनने वाले हो। अगर अच्छा ही रिजल्ट स्कोर कर लिए तो हीरो बन जाओगे, नहीं तो गली के नुक्कड़ वाला जो कुत्ता होता है वैसी हालत हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 का है, एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर +3 -2 +Q तथा +2Q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। पहले संपूर्ण आवेश निकाल लो। जो आवेश हमें दिया गया कई प्रकार के आवेश, Q1 बराबर मान लो 3Q +3Q, Q2 बराबर -2Q, Q3 बराबर Q मतलब वही प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता फिर भी लिख दे रहा हूं, Q4 बराबर +2Q। अब हमसे कहा इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। हम जानते हैं फाई बराबर Q/ε0, लेकिन इसमें तो बहुत सारे Q दिए गए हैं, जोड़ लो सबको, जोड़ लो। Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 और दिए होते और जोड़ लेते, लेकिन इतना ही है। तो Q1 का मान 3Q -2Q + Q + 2Q, ये देखो -2Q + 2Q कैंसिल हो गए, 3 1 4, Q बराबर 4Q, Q बराबर 4Q। अब इसको अगर कैपिटल में कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अगर इसको हम कैपिटल लेटर में कर लें तो अलग हो जाएगा ना, दोनों एक का जैसा दिख रहा है। ये कैपिटल है, स्मॉल तुल्य आवेश आ गया, रख दे इसमें तो फाई ई बराबर यहाँ से 4q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर और छोटा करना चाहते हो तो एप्सिलॉन नॉट का मान रख के भी हल कर सकते हो, लेकिन q का मान नहीं दिया, इसी रूप में रख करके एक नंबर लेना ही है। अब एक नंबर के चक्कर में क्या इसको गंगा को हिमालय से बंगाल की खाड़ी में गिरा दोगे? थोड़ा ही करो, जितना है उतना नहीं। अब नहीं तो कहो एक नंबर के लिए यहाँ से शुरू करो यहाँ पे अंत करो, ऐसा नहीं करना। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न में हमसे कहा है वैद्युत विभव का मात्रक है, या वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। चलो देख लेते हैं वैद्युत विभव को भी। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव या विद्युत विभव लिखा जाता है। वैद्युत विभव, जो हमारा वैद्युत विभव होता है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात इसे v से प्रदर्शित करते हैं, एक अदिश राशि है v बराबर w अपान q नॉट होता। अनंत से ये मान लो वैद्युत क्षेत्र हुआ, इसके बाहर से अनंत, यहाँ से इसके भीतर एक q नॉट आवेश उपस्थित है। अगर q नॉट आवेश उपस्थित है, इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो w होगा, उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात v बराबर w अपान q नॉट। मात्रक की बात करनी है तो मात्रक हम देख लेते हैं। कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कूलाम आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है। अर्थात आवेश का मात्रक वोल्ट भी हो सकता है, आवेश का मात्रक वोल्ट भी हो सकता है। चाहे जूल प्रति कूलाम दे दे, चाहे वोल्ट दे दे, चाहे जो दे दे, इस दोनों में से काहे जो दे दे, सब विभव के ही मात्रक होंगे। कोनो दिक्कत तो नहीं होगी इतना प्रश्न, सिंपल से सारा एकदम अच्छे से, मतलब चिल होकर के देखो, केवल शांति से देखो। मैं कहता हूँ सारे के सारे प्रश्न दिमाग में जाएंगे सीधे के सीधे, लेकिन कॉन्संट्रेट होकर, मन भटका के बैठोगे, मान लो तन यहाँ मन वहाँ, ऐसे करोगे तो क्या मतलब है, ऐसा करना नहीं है। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 19 नंबर। अब कहा है अगर E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा, तो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं रहेगा, 0 हो गया वैद्युत क्षेत्र, जब वैद्युत क्षेत्र ही नहीं तो उसमें विभव बनाओगे कैसे? जब विभव बनेगा ही नहीं तो उसमें दूरी आएगी कहां से, परिवर्तन करोगे कैसे? इस स्थिति में जो हमारा v होता है वो r पर निर्भर करेगा ही नहीं तो कभी कभी विभव देखते हो r के समान व्युत्क्रमानुपाती, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, कई सारे सूत्र देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हम कंफर्म नहीं कर पाते v किस प्रकार से r पे निर्भर करेगा। अर्थात जो v हमारा है वो v r पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे जो स्वतः पढ़ते हैं, किसी के कहने का इंतजार नहीं करते, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वैसे ही हमारा चलो v है, v जो है वो किसी पर निर्भर नहीं करेगा, v r पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से है, कहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा
मात्रक है। इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। बच्चे बहुत बार गलती, कंफ्यूजन, सब कुछ करते कहाँ है पता है? कि जो जूलवा दिया, जूल ऑप्शन में दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम या 19 जूल। फिर दे दिया 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, या दे दिया 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल, 1.6 गुणे 10⁻⁻ बजाय 1 प्लस करके 19 कूलम। अब पहले सामने जाएंगे वाला झूठ दिख रहा है लेकिन प्लस, ठीक है यहाँ तक समझ आए। लेकिन जैसे आप पूछेंगे 0.6 गुणे 10⁻⁻19 दिखा, उनको लगा बस यही है, फाट पड़ो इसी पे, टूट पड़ो। ऐसा मत करना, अगर इस तरीके से टूटोगे तो सीधा नीचे गिर के आओगे। नीचे नहीं आना, तुम लोगों को शिखर पे जाना है, ऊपर चिर सजग आंखें उन्हीं दी, मतलब एकदम चलते जाना है, पद चिन्ह छोड़ के जाना है इस मार्ग पर, एक इतिहास रच के जाना है। तो ध्यान से प्रश्न को देखकर जिसमें जूल हो उसी को क्लिक करना, उसी को टिक करना, उसी को पेपर में चयनित करना, ना कि कहीं पर भी भरा दो, ऐसा नहीं करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है, अगला प्रश्न नंबर 21, वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 2 धनावेश, मतलब 1 माइक्रोकूलम के 2 धनावेश बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत ऊर्जा। सिंपल सा प्रश्न, चलते हैं देखते हैं। 2 धनावेश हैं, अर्थात इनके बीच की दूरी जो है, दूरी r बराबर 1 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलोगे, मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा होता है, 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर। और आवेश जो है Q1 बराबर 2 आवेश है, देखो यहाँ ध्यान से, वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश के दो धनात्मक बिंदु आवेश, अर्थात Q1 Q2, दोनों का मान वही है, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम को अगर माइक्रो है 10⁻⁻6 कूलम में बदल दो, 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलम, 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलम, ये माइक्रो से कूलम में आ गया। अब कह रहा है इसमें कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर, हम सूत्र जानते हैं, U बराबर के Q1 Q2 अपान R, के Q1 Q2 अपान R। अब हमें पता है K का जो मान होता है K बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। रखो U बराबर K का मान जो है 9 गुणे 10⁻9, उसके बाद Q1 का मान 1 का मतलब नहीं 10⁻⁻6, फिर Q2 का मान वही 10⁻⁻6 बटे R का जो मान है वो ये रहा, x का मतलब नहीं 10⁻⁻2। अब देखो ये 9 है तो 9 ही रहेगा, ये देखो 6 12 माइनस है, ये प्लस है, गुणे 10⁻9 गुणे 6 12 माइनस माइनस जुड़ते लेकिन चिन्ह माइनस का, ये माइनस ऊपर जाएगा, प्लस 10⁻−2 है, प्लस 2 हो जाएगा, ये ऊपर गया। अभी 12 यहाँ से पहले प्लस प्लस वाला जोड़ लो, 9 2 11, 9 गुणे 10⁻9 2 11 गुणे 10⁻−12, अब दोनों घट जाएंगे, प्लस माइनस हो गए। U बराबर 9 गुणे 10⁻−1, क्योंकि 12 है, 12 बड़ा है तो -1, अब एक माइनस है, चाहे -1 घात 1 अंक दशमलव इधर कर दो, चाहे इसे बटे करोगे 10 से भाग दोगे 9 में तो 0.9 ही आएगा, 1 अंक दशमलव इधर कर दो। ऊर्जा का मात्रक जूल, 0.9 जूल। ऊर्जा कितनी आएगी? 0.9 जूल। सिंपल सा था, बहुविकल्प भी है। अब लघुत्तरी में पूछेगा और कितना इसकी जान लोगे बच्चे की, छोटा सा प्रश्न है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले
संधारित्र 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर व्यय ऊर्जा, हाँ वोल्ट वाली ऊर्जा, अरे जो E बराबर थी या U बराबर ही, चाहे जिसको लिख लो, U बराबर 1/2 CV²। आइंस्टीन के समीकरण से U बराबर 1/2 m बराबर mv² था ना, C बराबर mv², E बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर U चाहे काइनेटिक एनर्जी के ही लिख लो, चाहे जो लिख लो, एक ही बात है। E बराबर 1/2 CV²। ये CV हो जाता है क्योंकि संधारित्र है और उसमें विभव है, उसमें द्रव्यमान और प्रकाश की चाल दी रहती है। द्रव्यमान और प्रकाश की चाल दी रहती, इस कारण उसका हाव भाव बदला रहता है। लेकिन इसमें C और V दिया है, C और V के अनुसार हम चलते हैं। E बराबर 1/2 C जो दिया पहले लिख लो, 100 माइक्रोफैरेड धारिता, C बराबर 100 माइक्रोफैरेड, और उसके बाद विभव 10 वोल्ट, V बराबर 10 वोल्ट। ये माइक्रो में इसको डायरेक्टली चेंज कर लो, 100 × 10 म्यू है तो 10⁻⁶ फैरेड। अब रख दो 1/2 C का मान 10 × 10⁻⁶, उसके बाद V का मान 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। E बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से 10⁻⁶, 10 × 10⁻⁶, 5 दूनी 10, तो 5 × 10⁻⁶ गुणे 2 है 10⁻²। E बराबर 5 × 6 में से 2 कम होगा 4, 10⁻⁴ जूल। चाहे इतने पे छोड़ दो, चाहे 1 अंक दशमलव इधर कर दो, अथवा E बराबर हो सकता है 0.5, जब 1 अंक दशमलव इधर लाओगे तो एक घात जुड़ेगी इसमें, 10⁻³ जूल। चाहे इतना ही छोड़ दो, चाहे इतना एक स्टेप बढ़ा के और आगे कर दो। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंपल प्रश्न है, सादे। आ जाओ अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहा है, चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता है। ये चित्रवा उठा के देखो, ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र में हमसे कह रहा है A और B के बीच की हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। चित्र जो बना हुआ है, चित्र में 1 माइक्रोफैरेड, अगर हम चित्र को कुछ इस तरीके से कर दें, 1 माइक्रोफैरेड, बीच वाला जो है एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड, एक नीचे भी है 1 माइक्रोफैरेड। बात वही है, केवल उसको टेप जो मतलब उसको लूड़ा लमड़ा बना के भेजा था, हम लोग उसको खींच तान के सही कर दिए, इसको खींच खांच के सही। ऐसे जब खींचोगे तो यहाँ पे चला आएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये दोनों जहाँ जहाँ वही रह जाएंगे। चित्र को इसे पलट दो, सिर ऊपर पैर नीचे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ए इधर ए है, इधर बी है, ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त करना है। ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त करना है। 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। अब इसके बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ये दोनों देखो श्रेणी क्रम में है, सीधा ही सीधा जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम के लिए धारिता का सूत्र होता है 1/c। यहां से अगर इसको हम नाम दे दे C1, C2, C3, C4, तो जो C2 और C3 है, C2 तथा C3 श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। लेकिन 2 और 3 है तो यहाँ पर C2 प्लस C3, इसको डैश पढ़ लो, कहाँ से तुल्य धारिता जब निकालेंगे हम C से पढ़ेंगे। तो 1/c का डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1। अगर इसको जोड़ा जाए 1 मिलाओगे 2/1, हर बराबर ही है, 2/1 पलट दो, C डैश बराबर आ जाएगा ऊपर, ये वाला भी ऊपर, 1/2, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये C डैश आ गया इन दोनों का, तो चित्र हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये रहा और ए। अब तीनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में 1/2, ये तीनों हो गए अब
समांतर क्रम के लिए धारिता का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे डॉट 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 चलता रहता है। C1 का मतलब एक और ए वाला 1/2 और C3 मतलब एक में एक मिलाओगे 2, C बराबर 2 प्लस 1/2, 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2, 2 से भाग दोगे 0, 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे, 2 पंचे 10 माइक्रो फैराड। तुल्य धारिता 2.5 आ जाएगी। या भाग ना देना आता हो तो भाग सीख लो आज। 2 से 5 में भाग दोगे, 2 दूना 4, यहाँ से 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाओगे 0, 2 पंचे 10, खत्म। 2.5 खत्म। इतना सिंपल सा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो धमाकेदार प्रश्न है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। कुछ सिस्टम तो सब तो चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा सूत्र लिखिए। वैद्युत विभव, अब हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। हमसे कह रहा है वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव अभी मात्रक इसका हम लिखे थे, लेकिन अब परिभाषा हमसे पूछ लिया कि पंगा चेतावनी दे रहा है, सचेत हो जाओ, विभव इंपॉर्टेंट है, पंगा मतलब उससे कह रहा वही विभव, कह रहा वैद्युत विभव की परिभाषा। तो हम जानते हैं अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को, मान लो ये सिंपल सा एक वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसके चारों तरफ अनंत, यहाँ पे कौन परीक्षण आवेश Q0 इस तरह है, इसकी क्षेत्र की तीव्रता E, इसके बाहर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो W होता है, जो वर्क होता है, जो कार्य करना पड़ता है, और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W/Q0, या कह सकते हो कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, V बराबर W/Q0 होता है। V बराबर W/Q0। बीमा की बात की जाए तो बीमा तब तक नहीं आएगी जब तक मात्रक नहीं आएगा। तो पहले बीमा, तो पहले मात्रक मतलब जूल प्रति कूलाम। हम कूलाम की बीमा जानते हैं, अभी मैं सिखाया था शुरुआत में ही, 80 कूलाम की बीमा 80 होती है। जूल मतलब कार्य, वर्क, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा अभी निकाले थे कुछ समय पहले। बल की जो बीमा होती है mL/T⁻²। बल गुणे विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, लंबाई, यल, बल गुणे विस्थापन। यहाँ से जूल की बीमा आ जाएगी यल घाते 1 घात इधर मिलाओगे, यल घाते 2 T⁻², mL²T⁻²। तो यहाँ से जूल की बीमा हो जाएगी mL²T⁻²। और सी की बीमा मतलब कूलाम की बीमा 80 रख दो इसमें, तो V की बीमा निकल के आ जाएगी। जूल की बीमा है mL²T⁻²। ए की बीमा, PC की बीमा AT, ये जाएगा ऊपर, जो प्लस है सब माइनस हो जाएंगे। V बराबर mL²T⁻²। ये T का एक घात और इधर जाएगी, T⁻−1 A⁻−1, ये -2 1 3। तो विभव की जो बीमा होगी mL²T⁻−3 A⁻−1 हो जाएगी। विभव की बीमा mL²T⁻−3 A⁻−1 हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमसे कहा है, अगला प्रश्न जो हमसे कहा है वो कह रहा है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। विभव प्रवणता क्या होती है? अब विभव है तो विभव में विभव प्रवणता भी आएगी। चलते हैं विभव प्रवणता देखते हैं ये होती क्या है। अब कह रहा विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। विभव प्रवणता होती क्या है? अब हमें देखना है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या लिखना है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब होता है
विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता, विभव में परिवर्तन की एकदम सिंपल सा सादा सा, विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मान लो विभव में परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर, परिवर्तन मान लिए डेल्टा हुआ, विभव है तो v, दर मतलब समय, दर 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 दर, चाहे समय ले लो चाहे दूरी ले लो, दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन, लेकिन विभव में तो समय तो जाएगा नहीं, दूरी जाएगी। तो विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, दर मतलब मान लो दूरी के सापेक्ष डेल्टा x को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x, या कहीं कहीं लिखा रहता माइनस dv अपान डी x। dv का मतलब होता है विभव, x का मतलब दूरी, या दूसरी परिभाषा कर सकते हो, विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर तथा दूरी में परिवर्तन की दर के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, दर मतलब वही दूरी वाला, विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर तथा दूरी में परिवर्तन की दर के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। या विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे कहा है सम विभव पृष्ठ क्या है। सम विभव पृष्ठ, सोचो यह बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछ लेता है। सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो। सम विभव पृष्ठ किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में जिसके सभी बिंदुओं पर, यहाँ 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 तुम्हारे घर पर, चाहे जहां कहे सम विभव पृष्ठ, सभी बिंदु पर वैद्युत विभव अगर समान होगा तो उसी को हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। उसी को कौन सा पृष्ठ कहते हैं? सम विभव पृष्ठ कहते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, यहाँ पर अगर भी है तो यहाँ पर भी, 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 सभी बिंदुओं पर विभव समान हो तो उसी को हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो उसी को सम विभव पृष्ठ कहा जाता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले पे चलते हैं। चलो देखते हैं अगला जो है। अगला हमसे कह रहा है संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का उपयोग से धारिता बढ़ जाती है। अगर संधारित्र में हम परावैद्युत पदार्थ का प्रयोग कर दें, बहुत बढ़िया चीज बताई है। परावैद्युत पदार्थ मतलब जो आयनित हो सके वही परावैद्युत पदार्थ। ये संधारित्र होता है, अगर इनके बीच कोई अचालक पदार्थ रख दे, परावैद्युत पदार्थ रख दे, इनकी धारिता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये बढ़ेगी इसकी भी तो कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। अब हम जानते हैं C बराबर Q अपान V। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है मतलब कुछ क्षेत्र की तीव्रता रही होगी, इसमें E उत्पन्न हुई और बढ़ गई। अगर E का मान बढ़ता है तो V का मान घटता जाता है। अगर E का मान विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो, यही निकलता है। अगर E का मान बढ़ेगा V का मान घटेगा, V का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा। तो जब E बढ़ता जाता है, ये वाला E भी मतलब देखते हो यहाँ नहीं, सॉरी, अगर E बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, क्योंकि विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर ही होती है तो मतलब dV अपान dx। अगर E बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, E बढ़ती है तो V भी बढ़ जाता है। जब यहाँ पे V बढ़ाओगे, जब C Q अपान V है, अगर इसका मान यहाँ पे अधिक होता जाए तो A ऑटोमेटिक C बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसी पर निर्भर करते हुए, अगर यहाँ पर A बढ़ता E बढ़ेगी, B घटेगी, B घटेगी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
ई के बढ़ने के कारण लिख दोगे सिंपल सा कारण, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है, विभव का मान घट जाता है, जिसके कारण हम जानते हैं C बराबर Q/V। अगर V घटेगा तो ऑटोमेटिक C बढ़ता चला जाएगा। अगर V घट जाए, जैसे मान लो व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितना ही कम करोगे V, जितना इसको नीचे करोगे, इधर C लटका हुआ उतना ही ऊपर चला जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो नीचे भागता चला जाएगा। जैसे 2 रस्सी लगा दे, इसे लटका दे 2, एक इधर एक इधर। अब दोनों को समान दूरी पर अगर ये बढ़ाएंगे, ये इसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसको बढ़ाएंगे ये ऊपर। तो वैसे जैसे अगर V का मान जो होता है, अगर V का मान घटेगा C ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बढ़ेगी तो V घट ही जाएगा ऑटोमेटिक, इसी के कारण बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न थोड़ा सा खिंच हो गया, लेकिन ये इतना याद रखना, अगर V का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा, यही कारण होता है VC घटने बढ़ने का। इसमें V का मान घट जाता है परावैद्युत पदार्थ रखने के कारण। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा है, सिद्ध संधारित्र में हो गया, सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैरेड प्रति मीटर एक ही राशि के बीमा है। ये दोनों एक ही के मात्रक है, ये दोनों बराबर है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। जो फैरेड प्रति मीटर है वो कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो कूलाम की बीमा, यहाँ से अगर हम कूलाम को लिखना चाहे तो कूलाम लिख सकते हैं, कूलाम गुणे कूलाम, और यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें कौन दिक्कत है? नहीं होगी। अच्छा, अगर हम फैरेड की बात करें तो फैरेड धारिता का मात्रक होता है, धारिता C बराबर होता है कूलाम प्रति वोल्ट। धारिता का जो मात्रक होता है, धारिता कूलाम, आवेश बटा विभव होता है, C/, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अगर यहां से हम इसको वोल्ट है, वोल्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्रति मीटर है तो मीटर इसके साथ रहेगा ही रहेगा। अब ई तो C, और अगर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख दें, कूलाम बटा न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर। अब देखो, एक कूलाम नीचे कर दिए, सबसे नीचे का बटा ऊपर है तो वही चीज केवल ऊपर नीचे कर दिए हैं बस। इसको जो 2 बार यहाँ पे कूलाम था, जाएगा फिर से वही कूलाम स्क्वायर बन जाएगा। इसको यहाँ पे लाने का तात्पर्य यही है, जो यहाँ पे हम जानते हैं कार्य होता है जूल, बल गुणे विस्थापन होता है, बल मतलब न्यूटन, विस्थापन मतलब मीटर, बल गुणे विस्थापन न्यूटन मीटर, ये जूल में होता है। और विभव हम V बराबर जानते हैं, जूल प्रति कूलाम होता है, V बराबर जूल प्रति कूलाम होता है। अब V बना लेंगे तो ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा, तो हमें इसमें V बनाना, इसलिए हम C को नीचे लेके चले आए। तो यहाँ से C न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, अगर मीटर को हम लिख दें मीटर बटे कूलाम। अब देखो न्यूटन मीटर जो होता है जूल का होता है, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है। तो कूलाम पूरे का बटे न्यूटन मीटर के स्थान पर जूल प्रति कूलाम मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। अब जूल प्रति कूलाम जो होता है विभव के बराबर होता है, तो यहाँ से C बटा ये कूलाम है, कूलाम प्रति जूल प्रति कूलाम जो होता है विभव V के बराबर होता है, तो V इंटू M। अब C/V जो हमारी धारिता होती है वो आवेश बटा विभव होती है, C/V फैरेड धारिता का मात्रक फैरेड होता है, तो फैरेड, और उसके बाद फैरेड को F से, और उसके बाद M बचा है तो M, C/V बराबर होता है F, इसके स्थान पे F मीटर है तो मीटर, फैरेड प्रति मीटर। देखो C² न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर हो गया फैरेड प्रति मीटर। वक्त नहीं हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। केवल यहीं से तोड़ते चले जाओ, ऑटोमेटिक ये अंत तक बन जाएगा। छोटे भागों में तोड़ते यहीं पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसको सबसे नीचे लाओगे, यही करना थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये कहा है, प्रश्न नंबर 29 कहा है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग VD में संबंध, J और अनुगमन वेग VD में हमें संबंध ज्ञात करना है। क्या संबंध होगा? हमें VD और J में
संबंध बताना है, क्या संबंध होगा। देखते हैं अब, चलो देखें। यहां से जो हमारा धारा घनत्व J और अनुगमन वेग VD में क्या संबंध होगा। जो अनुगमन वेग होता है J और V में हमें संबंध सिद्ध करना है, लेकिन हमें पता है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। हम जानते हैं I बराबर NEA/VD, I बराबर NEA/VD। अनुगमन वेग वैद्युत धारा के समानुपाती होता है, लेकिन हमें कुछ अलग करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए J और VD में क्या संबंध होता है। ये हमें आगे सिद्ध करने के लिए मिलेगा। तो यहां से ये पहले तो जान जाओ, I का मतलब वैद्युत धारा, N का मतलब संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, A का मतलब क्षेत्रफल, VD का मतलब अनुगमन वेग जिसे कहते हो, या जिसे अपवाह वेग कहा जाता है, वही है दोनों। अब इन्हीं में हमें संबंध, हम जानते हैं जो धारा घनत्व J होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर I/A। अब I बराबर NEA/VD, तो I का स्थान पर रख दो। J बराबर NEA/VD और बटे A से कैंसिल, J बराबर मिल जाएगा NEA/VD। यही संबंध होता है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में। चाहे अनुगमन वेग के पदों में अगर लिखना है तो VD बराबर A, यानी गुणा इधर आएगा भाग J/N। यही इन दोनों के बीच में संबंध होता है। जैसा संबंध इसका वैसे संबंध इसका। अगर V बढ़ेगा J भी बढ़ेगा, N बढ़ेगा, अगर I बढ़ेगी तब भी बढ़ेगा, J भी बढ़ेगा, सब साथ ही साथ रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहा है, प्रश्न हमसे पूछा है कि प्रतिरोध की बीमा क्या है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस R जो प्रतिरोध ब्रेकर की बीमा पूछ लिया है। सड़के पावे वाला ब्रेकर कहा है प्रतिरोध की बीमा क्या है। हम जानते हैं जो प्रतिरोध होता है इसे रेजिस्टेंस हम R से प्रदर्शित करते हैं, ओम-चुरवा के नियम से। जो होता है किसी भी चालक की स्थिति में परिवर्तन न किया जाए, मतलब भौतिक स्थिति में, तो लगाया गया विभव और धारा का अनुपात नियत रहता है, उसी को हम R से प्रदर्शित कर देते हैं। R बराबर V/I होता है। अब इसी की हमसे बीमा पूछा, V मतलब विभव, I मतलब धारा। विभव की बीमा अभी कुछ समय पहले निकाले थे हम, लेकिन फिर भी आप निकाल के दिखा दे रहे हैं। V बराबर W/Q, तो W मतलब जूल, जूल की बीमा mL² T⁻²। Q की बीमा AT, अब ऊपर लेके जाओगे तो यहां से विभव की बीमा जो निकल के आ जाएगी mL² T, एक घात और मिलकर T का पावर -3, प्लस से ऊपर जाएगा -3 ए पावर -1, ये विभव की हो गई, रख दो इसी में। तो R की बीमा निकल के आ जाएगी, बीमा, R की बीमा जो होगी यहाँ पे रखोगे mL² T⁻³ ए पावर -1 बटे I की बीमा A होती है। I की बीमा A, अभी A प्लस है, ऊपर जाएगा एक एक मिलेगा, ये देखो प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा, -1 मिला -2, तो R की बीमा mL² T⁻³ ए पावर -2 होती है। यही विभव की प्रतिरोध की बीमा होती है। उबना मत, पूरा देखना, साथ मिल के बैठो। 1 से 6 पाठ का अगर हमने पढ़ लिया तो उस पढ़ को हम पूरा करके रहेंगे। मतलब पूरा वैद्युत के जितने भी आज 60 प्रश्न हैं विदा हम हल किए कहीं नहीं जाएंगे जब तक हल नहीं कर लेंगे। हिलना नहीं है, जितना इसके अलावा और कहीं से पूछेगा भी नहीं। डट करके बैठे रहो। मैं कहता हूँ आज थोड़ा सा अगर कष्ट कर लोगे आने वाले दिनों में खुशियां ही खुशियां होंगी। नहीं तो बारात में जाओगे ना तो बारात वाले भी पूछेंगे, जो मिलेगा कहो कितना % बना, तू बताने के लिए ताकि खुल के बता सको। इस तरीके से रहो। अगला प्रश्न है, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता किस पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता और चालकता, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता
ब्रेकर वाली क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? ये तो पता ही होगा, अगर तुम रोड पर गाड़ी लेकर के चलो तो गाड़ी चलने की क्षमता, मार्ग कितना लंबा है। अगर मान लो तुम्हें 1 किलोमीटर जाना है तो बहुत नॉर्मली जाओगे, नॉर्मली वैसे चलते हैं। जितना मतलब बहुत दूर है, मान लो 10-20 किलोमीटर जाना है तो उसी हिसाब से अपनी औसत रेस भी बना के चलते हो। ये दोनों भी वही है, सारी घटना सेम उसी सड़क की तरह है। जितना लंबा परिपथ होगा लंबाई पर निर्भर करती है। ये दोनों जो होती है प्रतिरोधकता, चालकता और प्रतिरोधकता जो हमारी होती है वो लंबाई पर निर्भर करती है। किसी भी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर? लंबाई पर। लंबाई, चालक की तार कितना लंबा है, कितना पतला है, इस पर निर्भर करके वो बता देती है हमारी प्रतिरोधकता और चालकता कितनी हो। लंबाई किस तरीके से, लंबाई पर निर्भर करती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ई के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? चलो देखते हैं अनुगमन वेग को। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग हमसे कह रहा है अनुगमन वेग। तो किसी भी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है वह अतिरिक्त और आवश्यक वेग है जो किसी भी बैटरी के इलेक्ट्रॉन को केवल त्वरित गति ही नहीं प्रदान करता है। मतलब अनुगमन वेग एक ऐसा वेग है जो किसी भी बैटरी के इलेक्ट्रॉन को केवल त्वरित गति नहीं प्रदान करता है बल्कि चालक की दिशा में, चालक की दिशा में एक निश्चित और न्यूनतम वेग प्रदान करता है। बल्कि चालक की दिशा में एक निश्चित और न्यूनतम वेग प्रदान करता है। इसी को हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ये अलग से आता है इसीलिए इसे अपवादित कर दिया गया है। अपवाह वेग भी कहा जाता है, इसलिए इसे अपवाह वेग भी कहा जाता है। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? VD से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी बैटरी में जो ये होता है उसके इलेक्ट्रॉन को, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पूछा है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है किसी भी चालक में, उसको केवल एक त्वरित गति नहीं, गति देकर के इसका काम खत्म हो गया, गति दे दिया काम खत्म। जैसे कुछ लोग होते हैं मैं इतना कर दिया मेरा काम खत्म है, मुझसे मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये जो होता है किसी भी बैटरी का एक अनुगमन वेग उसे त्वरित गति नहीं प्रदान करता है बल्कि उसी की दिशा में, उसी की दिशा में, चालक की दिशा में एक निश्चित और न्यूनतम वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, प्रदान करता है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं अगले पर। अगला कहा है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। अभी अभी लिखे थे जो धारा होती है, वैद्युत धारा मतलब I और अनुगमन वेग मतलब NEAVD। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध। तो जो धारा होती है वो अनुगमन वेग के समानुपाती होती है। धारा अनुगमन वेग के समानुपाती होती है। I प्रोपोर्शनल VD। अगर वैद्युत धारा बढ़ेगी अनुगमन वेग बढ़ेगा, अनुगमन वेग बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। जितना ही ज्यादा वेग प्रदान करता रहेगा उतना ही ज्यादा चालक को धारा मिलती रहेगी, उतना ही ज्यादा करंट जाता रहेगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा, और जितना ही तेजी से जाएगा उतना ही मान इसका बढ़ा रहेगा। मतलब अगर धारा बढ़ेगी तो अनुगमन वेग भी बढ़ेगा, अनुगमन वेग बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। इस तरीके से निर्भर करते हैं। अगला कहा है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हो गया। विशिष्ट चालकता क्या है? अब हमसे पूछ लिया ये विशिष्ट चालकता, ये कहां से आ गई? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर, या इसी को सिग्मा कहीं दिया रखा रहता है, तो रो बराबर सिग्मा विशिष्ट चालकता को सिग्मा बराबर 1/रो होता है। सिग्मा बराबर 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध, यह है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम 1/ विशिष्ट प्रतिरोध रो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो। अब हम जानते हैं जो रो होता है, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आर बराबर रो बराबर आर यल अपान ए। आर यल अपान ए होता है। आर ए अपान यल होता है। जब यहां से अगर इसको निकालना है तो पलट जाता है, तो सिग्मा बराबर आ जाता है। इसका उल्टा करना पूरा, तो यहां से 1/r हो जाता है, यल ऊपर ए नीचे। सिग्मा बराबर 1/r यल अपान ए हो जाता है। कुछ इस तरीके से यही होती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए 1 नंबर पूछा, तुमको इतना ज्यादा नहीं लिखना है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ओमी प्रतिरोध क्या है? समान ताप और दाब की स्थिति में वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करे, उसी को हम ओमी प्रतिरोध कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ओमी प्रतिरोध। ओम तो वैसे चोर था, ये भी आ गया, इसका प्रतिरोध भी। ओमी प्रतिरोध, अनओमी, ओमी 2 प्रकार के होते हैं। ओमी प्रतिरोध हमसे पूछा है। ओमी प्रतिरोध, समान ताप तथा दाब पर। समान ताप तथा दाब, सामान्य ताप है कमरे उमरे का ताप, जैसे नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस या जो भी हो, 27 AMU। दाब पर मतलब कुछ भी सामान्य रहे। समान ताप तथा दाब पर वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हीं को हम ओमी प्रतिरोध कहते हैं। समान स्थिति में, या ऐसे कह सकते हो, वे प्रतिरोध जो सामान्य स्थिति में, वो प्रतिरोध, वे प्रतिरोध जो सामान्य स्थिति में ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हीं को हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनोमिक है जो ओम के नियम का पालन न करे, जो उनके नियम, बताए गए नियम के रास्ते पर न चले, उन्हें अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन करता है उन्हें ओमी प्रतिरोध, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उन्हें अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हीं को हम ओमी प्रतिरोध कहते हैं। कठिन है? सिंपल सा एकदम, छोटे छोटे, मैं अपने शब्दों में लिखने के लिए कह रहा हूँ। ढकेल दो जैसा मन में आए, लेकिन शुद्ध लिखो बस, गलत मत करके आना, नहीं तो फंस जाओगे। केवल हौसला रखो, हौसले को बुलंद रखो, ये मंजर भी आएगा, मिल जाएगा एक दिन, चिंता मत करो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहा है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध किसी भी बैटरी के भीतर धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब अवरोध है, अवरोध जो उत्पन्न होगा उसे तो हम प्रतिरोध कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक भीतरी, अंदर वाले की बात कर रहा है। आंतरिक प्रतिरोध किसी भी बैटरी के भीतर, बैटरी के भीतर वो घुस जाओ, किसी भी बैटरी के भीतर
जो धारा के मान में अवरोध उत्पन्न होता है या जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सेल के भीतर धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के भीतर धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। चलिए अगले पर। अगला हमसे कहा है कुछ अलग तरीके से। ये है, अब देखो, किरचॉफ का धारा का नियम। किरचॉफ के दो नियम थे, एक संधि का नियम जिसे हम धारा का नियम कहते हैं, एक वोल्टता का नियम। हमसे धारा का नियम पूछ लिया है। किरचॉफ चाप या चाप लिखा रहता है, किरचॉफ का धारा का नियम। किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम। इस नियम के अनुसार, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में संधि के पास आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योगफल बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल बराबर होता है। मतलब जितना संधि के पास धारा आएगी और जितना संधि से दूर धारा जाएगी, अगर उनको जोड़ करके उनका बीजगणितीय योग करोगे तो आने वाली और जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर होगा। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संधि के पास आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का योगफल बराबर शून्य भी हो सकता है। या तो दोनों के योगफल बराबर होंगे, जब इस तरफ लोगे वो विपरीत रहता है, माइनस सब जाएगा प्लस, का योगफल शून्य हो जाता है। संधि के पास आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का योगफल शून्य होता है। संधि के पास आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। संधि के पास आने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योगफल शून्य हो जाता है, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। अचार चटनी लिखना हो जैसे पेपर नियम, तो डायरेक्ट मैं नियम बता दिया, एक नंबर में नियम लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे लंबा पूछ लिया, कुछ अलग तरीके से पूछ लिया, तो उसमें कुछ अचार चटनी के साथ लिखना। अचार चटनी का मतलब जिसे लिख देना, किरचॉफ ने धारा तथा वोल्टता पर अपना एक दो नियम प्रस्तुत किए। जो धारा पे नियम प्रस्तुत किए उसे हम किरचॉफ के धारा का नियम कहते हैं। इस नियम में तब आगे लिखना, मतलब कुछ चढ़ा बढ़ा के अपने शब्दों में लिख देना, तो नंबर मिलने में आसानी होगी। और मतलब सहजता से एग्जामिनर नंबर दे देगा, नहीं तो सोचेगा क्या दे क्या न दे। तो मतलब वही संधि के पास संधि के दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य हो जाए तो उसी को हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। चलो अगले पर चलते हैं। अगला कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखना, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध हर एक सिरे पर लगे रहते थे। मंदिर वाली आकृति व्हीटस्टोन सेतु होती है कुछ इस तरीके से। ऐसे 4 प्रतिरोधों को हम जोड़ते थे। अब 4 प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद इससे जो सूत्र मिलता था, यहाँ पे गैल्वानोमीटर G और शंट प्रतिरोध यस लगा रहता था, लेकिन अंदर कोई भी क्षोभ नहीं। अगर इसको हम मान ले P Q R S, तो इसका जो व्यंजक था, जो सूत्र था, वो कुछ इस तरीके से था कि P बटा S बराबर Q बटा R। इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता था। अगर R1 R2 R3 R4 के मान चले तो R1 अनुपात R4, इधर इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता था। अब इसको इधर कर सकते हो, इसको इधर चाहे पलट के, चाहे इसको Q को भी इधर लिख सकते हो, P बटा Q भी हो सकता है और S बटा R भी हो सकता है, चाहे जिसको जिस रूप में लिखना चाहो उस रूप में लिख सकते हो। इनका और इनका ध्यान रखना, इन दोनों का अनुपात सदैव बराबर होता है। यही था हमारा सूत्र, PS बटे QR, PS बटे QR। अगले पे चलते हैं।
विभवमापी की माप क्यों अधिक यथार्थ होती है? विभवमापी की माप क्यों अधिक यथार्थ होती है, मतलब अधिक शुद्ध क्यों होती है? क्योंकि विभवमापी में जो प्रतिरोध लगा रहता है वो धारा को जब तक लेवल में नहीं ला लेता है, मतलब जब तक धारा को शून्य नहीं कर लेता तब तक मापता ही नहीं है। जब मापेगा ही नहीं धारा शून्य हो गई, जैसे धारा शून्य होगी मतलब धारा लेवल में, विभवमापी में बहुत सूक्ष्मतम बहुत निम्नतम प्रतिरोध लगा है, जिसके कारण इसकी माप अधिक शुद्ध होती है। इसमें धारा का विक्षोभ नहीं उत्पन्न होता है, मतलब धारा का ह्रास नहीं होता है, धारा नष्ट नहीं होगी। तो जितना धारा परिपथ में जा रही सारी की सारी धारा बता देता है। जब सारी की सारी धारा बता देगा तो हमें पता चल जाएगा इतनी धारा परिपथ में जा रही है, वहां से हमें पता चल जाता है। तो मतलब व्हीटस्टोन मतलब यही है विभवमापी की सुग्राह्यता का भी कारण। सुग्राही इसीलिए होता है क्योंकि इसमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। विभवमापी में विक्षोभ उत्पन्न न होने के कारण यह सुग्राही होता है, मतलब अधिक यथार्थ होता है। विभवमापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं? विभवमापी की सुग्राह्यता भी वही है। विभवमापी में विक्षोभ बहुत कम उत्पन्न होता है, जिसे हम विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। या इस क्वेश्चन को आप और अच्छे ढंग से अपनी भाषा में लिख करके कमेंट करोगे, मैं देखूंगा आप लोग किस तरीके से कमेंट कर रहे हो, आप लोगों का लय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज के लिए 1 पाठ से 6 पाठ तक का जो अति लघुत्तरी बहुविकल्पी प्रश्न थे वो समाप्त हुए। आशा करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहता हूँ कभी जीवन में हारना मत, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, थोड़ा सा इंतजार कर ले रुक जा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। चल के प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। कहते हैं समुंदर के पास पानी पीने वाले को जाना पड़ता ना, तुम्हारे पास आएगा वो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, चल के प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यों थक कर ना बैठ ए पेपर के मुसाफिर, यों थक करके ना बैठ ए पेपर के मुसाफिर, पेपर भी हल होगा, हल करने के बाद रिजल्ट का भी मजा आएगा, हल करने के बाद रिजल्ट का भी मजा आएगा। इसलिए तब तक के लिए बहुत अच्छा इसको प्रिपेयर करो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे कल, तब तक के लिए बाय।